संस्कृत साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आज हम कवि विशाखा दत्त और उनके प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस का अध्ययन करेंगे। संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक मुद्रा राक्षस के कर्ता विशाख दत्त का अथवा विशाख देव का समय निर्धारित करने के लिए बहुत ही अल्प सामग्री प्राप्त होती है। वे सामंत बटेश्वर दत्त के पौत्र तथा महाराजा पृथु के पुत्र थे, किंतु इनके संबंध में भी कुछ पता नहीं चलता। मुद्रा राक्षस के अंतिम श्लोक में पार्थिव चंद्रगुप्त, पार्थिवो दंतिवर्मा, पार्थिवो अवंतिवर्मा इत्यादि पाठ मिलते हैं। पहले 8 पाठ के आधार पर प्रोफेसर शारदा रंजन राय का कहना है कि मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त ने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की ओर संकेत किया है। वे अपने नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का चित्रण कर प्रकारांतर से अपने आश्रयदाता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की प्रशंसा करते हैं। मुद्रा राक्षस का घटना स्थल पाटलिपुत्र है, जो उस समय एक समृद्ध नगर रहा होगा। फाहियान ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बतलाया है। ह्वेनसांग ने उसे भग्नावशेष बताया। इसके अतिरिक्त मुद्रा राक्षस में जो बौद्ध धर्म की ओर संकेत है, उससे प्रतीत होता है कि उस समय बौद्ध धर्म का अभ्युदय काल था। यह दशा फाहियान के भारत आने के समय थी। इन प्रमाणों के आधार पर कुछ विद्वान मुद्रा राक्षस को 5वीं शताब्दी के प्रारंभ की रचना मानते हैं। दूसरे पार्थिवो दंतिवर्मा पाठ के आधार पर मुद्रा राक्षस की रचना पल्लव राजा दंतिवर्मा, जो कि 789 ईस्वी से 830 ईस्वी के समय के थे, उस समय की मानी जा सकती है। किंतु दक्षिण में हूणों का, जिनका कि मुद्रा राक्षस में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, आतंक नहीं फैला था, अतः यह मत मान्य नहीं हो सकता। तीसरा पाठ पार्थिवो अवंतिवर्मा को प्रामाणिक मानते हैं। उनके मतानुसार ये अवंतिवर्मा राजा हर्ष 606 से 648 ईस्वी के बहनोई ग्रहवर्मा के पिता मोखरी राजा अवंतिवर्मा थे। इस मत के अनुसार मुद्रा राक्षस की रचना 7वीं शताब्दी में हुई। अवंतिवर्मा के मंत्री शूर ने इसी अवसर पर मुद्रा राक्षस का अभिनय कराया था, किंतु इस विचित्र धारणा के समर्थन में भी कोई पुष्ट प्रमाण नहीं उपलब्ध होता। मुद्रा राक्षस का कथानक ऐतिहासिक है, अतः उसका रचनाकाल निर्धारित करने के लिए तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं की भी समीक्षा करनी चाहिए। इस समीक्षा के आधार पर ध्रुव महोदय पार्थिव अवंतिवर्मा पाठ अधिक उपयुक्त समझते हैं। उनके मतानुसार ये अवंतिवर्मा कन्नौज के मोखरी राजा थे, जिनकी सहायता से स्थानेश्वर के महाराजा प्रभाकर वर्धन ने हूणों को परास्त किया था। यह घटना 582 ईस्वी के आसपास की है। मलेच्छों की इस महान पराजय के उपलक्ष्य में विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की और इस पराजय का संकेत उन्होंने अपनी कृति इसमें किया है। अतएव मुद्रा राक्षस की रचना 6वीं शताब्दी के अंत में मानी जा सकती है। मुद्रा राक्षस समग्र संस्कृत साहित्य में अपने तरीके का एक ही नाटक है। यद्यपि इसकी रचना नाट्यशास्त्र के नियमों के सर्वथा अनुकूल नहीं हुई है, फिर भी यह एक अनूठा और बेजोड़ नाटक है। संस्कृत के अन्य नाटकों की भांति यह रस प्रधान न होकर एक शुद्ध घटना प्रधान नाटक है। राजनीति की कुटिल चालों और कूटनीति के दांव पेचों का इसमें बड़ा ही सजीव और सफल चित्रण हुआ है। इसके कथानक का केंद्र बिंदु नंदवंश का महात्मत्य राक्षस है, जिसकी मुख्यता और स्वामी भक्ति से प्रभावित होकर चाणक्य कहता है कि वह किसी प्रकार चंद्रगुप्त का मंत्री होना स्वीकार कर ले। चाणक्य यह भली भांति जानता है कि यदि राक्षस जैसा राजनीति धुरंधर एवं स्वामी भक्त व्यक्ति चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बनना स्वीकार कर ले तो चंद्रगुप्त का राज्य अटल हो जाएगा। बस इसी लक्ष्य को लेकर चाणक्य और राक्षस के बीच जो राजनीतिक चालों की जो चोट चली है, उन्हीं का इस नाटक के घटना चक्र में रोचक चित्रण हुआ है।
मृच्छकटिक की भांति मुद्रा राक्षस में भी घटनाओं का वास्तविक एवं सजीव चित्रण हुआ है। इसमें घटनाओं की एकाग्रता दर्शनीय है। यह सत्य है कि मुद्रा राक्षस में भवभूति की प्रगाढ़ करुणा अथवा कालिदास की रमणीय सुकुमारता के दर्शन नहीं होते, किंतु इसमें जिस पौरुष, उत्साह एवं ओजस्विता का चित्रण हुआ है वह इस घटना प्रधान नाटक के सर्वथा अनुरूप है। अपने पात्रों का चय चित्रण करने में विशाखदत्त ने विशेष कौशल दिखाया है। वे नाटक के पात्रों को इस तुलनात्मक ढंग से चित्रित करते हैं कि उनकी विशेषताएं बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। चाणक्य और राक्षस का तुलनात्मक चित्रण पूर्ण सफल हुआ है। चाणक्य यदि स्थिरचित्त, प्रतिक्षण जागरूक, कठोर, शाठ्य नीति निपुण और कभी न झुकने वाला है, तो राक्षस अस्थिरचित्त, विस्मरणशील, उदार हृदय, सज्जन और अंत में झुक जाने वाला है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त और मलयकेतु, भागुरायण और सिद्धार्थक, निपुणक और विराटगुप्त, वैहिनरी और जाजली आदि पात्रों का सुंदर तुलनात्मक चित्रण किया गया है। संस्कृत नाट्य कला की दृष्टि से मुद्रा राक्षस में कई मौलिक नवीनताएं भी दिख पड़ती है। भास और कालिदास के नाटकों में अंक का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है। उनके मुख्य पात्र के अंक में प्रारंभ से लेकर के अंत तक रंगमंच पर आए हैं, पर मुद्रा राक्षस में अंक का दृश्यों में विभाजन स्पष्ट प्रतीत होता है। उदाहरणार्थ तृतीय अंक में अनेक दृश्य परिवर्तनों का स्पष्ट आभास प्रतीत होता है। मुद्रा राक्षस में स्त्री पात्रों का एक प्रकार से सर्वथा अभाव है। केवल एक स्थल पर अंक 7 में चंदन दास की पत्नी वध्य स्थल के दृश्य में रंगमंच पर आती है। विषकन्या का भी केवल उल्लेख ही हुआ है। मुद्रा राक्षस में श्रृंगार रस का भी नितांत अभाव है। हाँ, एकाध स्थल पर राजनीति विषयों का श्रृंगारिक चित्रण अवश्य उपलब्ध होता है। कुछ विद्वानों के मतानुसार मुद्रा राक्षस वीर रस प्रधान नाटक है, किंतु यह मत मुद्रा राक्षस पर नाट्यशास्त्र के नियमों को घटाने का एक असफल प्रयास जान पड़ता है। मुद्रा राक्षस रस प्रधान न होकर एक शुद्ध घटना प्रधान नाटक है। इसी प्रकार इस नाटक का नायक चाणक्य है अथवा चंद्रगुप्त, इस प्रश्न पर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। नाट्यशास्त्र के नियमों की रूढ़ि का अनुसरण करने वाले विद्वान चंद्रगुप्त को भले ही नायक माने, किंतु निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने पर चाणक्य ही इस घटना प्रधान नाटक का नायक प्रतीत होता है, क्योंकि आरंभ से अंत तक वही इसकी समग्र घटनाओं का सूत्र संचालन करता है। मुद्रा राक्षस की शैली, प्रवाह, प्रासादिकता और ओज लिए हुए है। इसके वाक्य छोटे छोटे और मुहावरेदार है। दीर्घ समास बहुल पदावली का प्रयोग बहुत कम हुआ है। अलंकारों का प्रयोग सीमित मात्रा में ही किया गया है। विशाखदत्त ने पद्यों के बाहुल्य से अपनी नाटकीय शैली को कृत्रिम नहीं बनाया। उनका शब्द विन्यास बड़ा ही सफल, सशक्त और प्रभावशाली है। पद्य की अपेक्षा उनका गद्य अधिक ओजपूर्ण है। उसमें भावुकता के स्थान पर प्रविष्णुता का अधिक प्रभाव है। कहीं कहीं व्यंग्यपूर्ण हास्य का भी पुट दिया गया है। संलापों में स्वाभाविकता है। नपेतुले शब्दों में जोरदार भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे कि अयम अपरो गंडस्योपरि स्फोटः न प्रयोजनम अंतरा चाणक्य स्वप्नेपि चेष्टते इत्यादि पंक्तियाँ नपेतुले शब्दों में अपने बहुत कुछ भाव कह जाती है। मुद्रा राक्षस में नाटककार ने श्लेष का अपेक्षाकृत अधिक प्रयोग किया है। यह श्लेष अधिकतर व्यंग्यार्थ अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। यहाँ कवि किसी एक ही बात को गद्य में कहकर उसे पुनः पद्य में दोहराता है। कुछ विद्वानों की धारणा है कि मुद्रा राक्षस में लगभग 24 ऐसे गद्यांश हैं जो अपने मूल रूप में पद्य में रहे होंगे। जैसे कि यह उदाहरण दर्शनीय है। किमि दिनानिम चंद्रगुप्त स्वराज्य कार्य धुराम अन्यत्र मंत्रिण्या आत्मनि वा समासज्य प्रतिविधातुम असमर्थ। इस गद्यांश का इस प्रकार आर्य छंद में रूपांतर किया गया है।
आत्मनि च चंद्रगुप्तो मंत्रिणी च अन्यत्र राज्यकार्यधुरा किम्नु समाजस्य प्रतिविधातुं समर्थम इदानीम। विशाखदत्त के गद्य में जहाँ ओज है वहाँ उनके पद्यों में स्थल स्तर पर लालित्यमय प्रवाह है। निम्नलिखित पद्यों से उनकी शैली का परिचय प्राप्त होता है, जैसे अस्वादित द्विरथ शोणित शोण शोभाम संध्या अरुणाम इव कलाम संश्लान लाछनस्य जंभा विधारित मुखस्य मुखात स्फुरंतो को हर्तुम इच्छति हरे परिभूय दृष्टान। अर्थात ऐसा कौन है जो मृगराज सिंह का अपमान करे और जंभाई लेते समय उनके मुंह से उसकी उस डाढ़ को उखाड़ लेने की हिम्मत करे जो हाथी के रक्त से लाल है तथा संध्या काल के अरुण वर्ण चंद्रमा की कला के समान चमक रही है। चाणक्य की राजनीति का वैचित्र्य इस उदाहरण में दर्शनीय है। मुहुर लक्ष्यो उद्भेदा मुहुर अधिगमा भाव गहना मुहुर संपूर्णा अंगी मुहुर अतिकृशा कार्यवशतः मुहुर नश्यत बीजा मुहुरपि बहु प्रापित फलेत अहो चित्रकारा नियतिरेव नीति नैविद। अर्थात भाग्य चक्र की भांति राजनीति की नीति भी कैसी विचित्र होती है। कार्यवश कभी वह अपने लक्ष्य को स्पष्ट कर देती है, कभी उसे बड़ा गहन बना देती है और कभी वह पूर्णतया विकसित हो जाती है, कभी बिल्कुल अदृष्ट हो जाती है, कभी उसका कारण नष्ट होता हुआ दिखाई देता है और कभी वह प्रभुत इष्ट फल को प्रदान करने की वाली होती है। मुद्रा राक्षस में सरल पद्यों में शिक्षाप्रद बातें भी प्राप्त होती है, जैसे शासन अर्हताम प्रतिपद्यध्वम मोह व्याधि वेद्यानाम ये प्रथम मात्र कटुकम पश्चात्य पथ्यम उपदिशति। संक्षेप में मुद्रा राक्षस का यही कथानक है। धन्यवाद।